हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत राजनीतिक अवधारणा संप्रभुता के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का अर्थ और महत्वपूर्ण परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इस टॉपिक पर हमारे 2 से 3 वीडियो सीरीज बने। आइए शुरुआत करते हैं। संप्रभुता, जिसे इंग्लिश में सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। सॉवरेनिटी इंग्लिश शब्द यह लैटिन भाषा के सुपरनेस से बना है, यानी सॉवरेनिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, राजसत्ता है। यह लैटिन भाषा के सुपरनेस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्ति। तो आइए टू द पॉइंट आगे बात करते हैं। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य के जो 4 तत्व है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, उन चारों में से संप्रभुता, उसे हम प्रभुसत्ता भी कह सकते हैं और इसे हम राजसत्ता भी कह सकते हैं। प्रभुसत्ता, संप्रभुता या राजसत्ता या सॉवरेनिटी राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपनी इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र होता है। यानी कोई राज्य, देश, राजनीति में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है अधिकतर। कोई राज्य अपने इसी लक्षण के कारण, यानी संप्रभुता या सॉवरेनिटी के कारण ही आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र होता है। राज्य के 4 अंगों, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता में से सरकार और संप्रभुता को राज्य का आध्यात्मिक आधार माना जाता है। यानी सरकार और संप्रभुता को राज्य का आध्यात्मिक आधार माना जाता है और संप्रभुता को राज्य की आत्मा, साउल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना करना व्यर्थ है। अब हम बात करेंगे आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता के विचार का यह अर्थ है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। अर्थात आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता के विचार का यह अर्थ है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। सभी लोग तथा उनके संघ राज्य के नियंत्रण के अधीन है। आंतरिक क्षेत्र किसी देश के अंतर्गत या किसी राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग निवास करेंगे, वो राज्य की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें जरूरी होगी। जो भी कार्य, जो भी कानून बनेंगी, वो उस राज्य के अधीन होंगे। बाहरी क्षेत्र में संप्रभुता के विचार का अर्थ है कि
राज्य का किसी भी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होना है। बाहरी संप्रभुता का मतलब ये रहेगा कि कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ समझौता करे या न करे, यह उसकी क्या है, संप्रभुता है, वो स्वतंत्र है। उसके साथ समझौता कर भी सकता है, उसके साथ नहीं भी कर सकता है। यानी राज्य का किसी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होना, ये बारह क्षेत्र में संप्रभुता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात का उल्लेख करती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है, क्योंकि भारत अपने आप में स्वतंत्र है। वह किसी अन्य देश की उपनिवेश नहीं है, अन्य देश की आज्ञाओं को मानेगा नहीं। भारत किसी भी देश के साथ समझौता कर सकता है या नहीं करे, ये भारत सरकार का अधिकार है। तो भारत आंतरिक रूप से और बाहरी दोनों रूप से क्या है, संप्रभु है। आगे बात करते हैं प्रभुसत्ता की संकल्पना। प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को सर्वशक्ति के रूप में मान्यता देती है। यानी संप्रभुता की संकल्पना संप्रभुताधारी की इच्छा को सर्वशक्ति के रूप में मान्यता देती है। इसलिए प्रभुसत्ता एक असीम और स्थायी शक्ति है। संप्रभुता क्या है, असीम है और स्थायी शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभुसत्ता का प्रयोग करते समय विवेक से काम नहीं लिया जाता, या प्रचलित रीति रिवाजों या सामाजिक मूल्यों या न्याय या सामान्य हित के विचार को ध्यान में नहीं रखा जाता। कहने का मतलब ये होगा कि यदि हम प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करना होता है। सामाजिक मूल्य, न्याय, सामान्य हित, प्रचलित रीति रिवाज, परंपराएं, इन सभी को एक दृष्टि में रखा जाता है। इसका अर्थ केवल यह है कि इन सभी बातों का अर्थ लगाते समय प्रभुसत्ताधारी को किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह नहीं लेनी होती है। यानी जब प्रभुसत्ताधारी इन सभी बातों के बारे में गौर करेंगे, सामाजिक मूल्य, न्याय, सामान्य हित, प्रचलित रीति रिवाज, इन सभी बातों का ध्यान रखेगा, तो प्रभुसत्ताधारी क्या करेगा, उसे किसी दूसरी सत्ता या संगठन से सलाह लेनी नहीं होती है। इसलिए वो अपने आप में क्या है, संप्रभुधारी है। आगे हम अगली वीडियो सीरीज में प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के माध्यम से हम इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। प्रभुसत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं ये निर्णय करता है कि न्याय क्या है। वह उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं। यानी कि जो भी प्रभुसत्ताधारी है वह न्याय या नैतिकता का पालन करता है, तो वह स्वयं ये निर्णय करता है कि न्याय क्या है, क्या वह उचित है, क्या अनुचित है। ये सभी निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं करता है। और प्रभुसत्ता को निरंकुश शक्ति मानना युक्ति संगत नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुसत्ताधारी निरंकुश है। अब आगे
JW गॉर्नर की पुस्तक आती है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है इस पुस्तक में। JW गॉर्नर ने उन्होंने कहा कि प्रभुसत्ता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपने इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। यह परिभाषा JW गॉर्नर की है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में दी है, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार, कि प्रभुसत्ता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा रहता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। यही क्या है? प्रभुसत्ताधारी है। आगे बात करते हैं प्रभुसत्ताधारी सॉवरेन, चाहे कोई मुकुटधारी नरेश हो या मुख्य कार्यकारी हो या कोई सभा, वह केवल अपनी इच्छा से कानून की घोषणा कर सकता है। जिसके पास संप्रभुता होगी, चाहे वह राजा हो, चाहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो, चाहे कोई सभा का अध्यक्ष हो, वह केवल अपनी इच्छा से कानून की घोषणा कर सकता है। यदि उसके पास संप्रभुता है तो वह आदेश जारी कर सकता है और राजनीतिक निर्णय कर सकता है। ये कानून, आदेश, निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी लोगों या समूहों या संगठनों के लिए क्या है? बाध्यकारी होते हैं। जो भी प्रभुसत्ताधारी आदेश जारी करेगा, नियम बनाएगा, वे सभी उसके नियंत्रण में आने वाले सभी संगठनों, समूहों, लोगों पर क्या है? लागू होगी। वास्तव में राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी के इस विचार को प्रभुसत्ता की संकल्पना के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। यानी राज्य की जो सर्वोच्च कानूनी सत्ता है वही क्या है? उस विचार को हम प्रभुसत्ता की संकल्पना के रूप में स्थापित कर सकते हैं। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सुपर प्लस ने से हुई है, जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता। अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। यानी किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता ही क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ज्यां बोदा ने 1577 में अपनी रचना कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में उन्होंने संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसलिए संप्रभुता शब्द का जनक ज्यां बोदा को कहा जाता है। इसलिए इसका उद्भव 16वीं शताब्दी से माना जाता है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार है। संप्रभुता का विचार एक आधुनिक विचार है और यह जीन बोदा द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी संप्रभुता की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। जीन बोदा के द्वारा उन्होंने सबसे पहले 1576 में अपनी प्रसिद्ध रचना 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका में किया। लेकिन जीन बोदा ने भी इस संप्रभुता के ऊपर कुछ बाधाएं लगाई, कुछ आरोप लगाए। आगे बात करते हैं संप्रभुता का मूल यूनानी विचारक अरस्तु के विचारों में भी दिखाई देता है। इसी प्रकार मध्य युग में रोमन न्यायशास्त्री संप्रभुता के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति सुमा प्रोटेस्टास अथवा राज्य की परम सत्ता प्लेनिटिडो प्रोटेस्टिस शब्दावली का प्रयोग किया। यानी यूनानी विचारक अरस्तु ने भी
उनके विचारों में भी संप्रभुता का मूल दिखाई देता है, लेकिन वे इस संप्रभुता के विचारों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके लिए वे अन्य शब्दावली का प्रयोग करते थे। इस विचार से वे अनभिज्ञ थे। इसी प्रकार मध्य युग में रोमन न्याय शास्त्रियों ने भी संप्रभुता के लिए राज्य की सर्वशक्ति सुमा प्रोटेस्टास अथवा राज्य की परम सत्ता प्लेनिट्यूडो प्रोटेस्टास शब्दावली का प्रयोग किया, लेकिन संप्रभुता शब्द से वो बचते रहे। इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। आखिरकार 16वीं शताब्दी में जीन बोधा द्वारा संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया। अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका में तो हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का विचार आधुनिक काल की देन मानी जाती है। बोधा ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिका में संप्रभुता के सिद्धांत का आधुनिक अर्थ में प्रतिपादन किया। जीन बोधा ने आंतरिक संप्रभुता इंटरनल सॉवरेंटी का स्पष्ट उल्लेख किया, यानी उन्होंने आंतरिक संप्रभुता की बात कही जीन बोधा ने। यह महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अपनी किस पुस्तक में इसकी बात की उन्होंने? 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका में। और उन्होंने आंतरिक संप्रभुता का स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन संप्रभुता पर जीन बोधा ने ही कुछ बाधाओं को आरोपित किया है। आगे बात करें तो हुगो ग्रोसियस ने 17वीं शताब्दी में बाह्य संप्रभुता एक्सटर्नल सॉवरेंटी की धारणा को अभिव्यक्त किया। बाह्य संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, इसकी बात हुगो ग्रोसियस ने की है। इसलिए हुगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक भी कहा जाता है हुगो ग्रोसियस को। इन्होंने बाहरी संप्रभुता की धारणा को अभिव्यक्त किया है। आगे बात करें, इस प्रकार इस संप्रभुता की अवधारणा का विकास धीरे धीरे वर्तमान समय तक हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई। उन दिनों जब 16वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, उन दिनों मध्ययुगीन मान्यताएं और संस्थाएं लुप्त होती जा रही थी और राष्ट्रीय एवं राजतंत्रीय राज्य का उदय हो रहा था। जब ये विचार दुनिया के सामने आया संप्रभुता का, तब मध्ययुगीन जो भी मान्यताएं और संस्थाएं थी लुप्त होती जा रही थी और राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा था। प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसी राज्य का औचित्य स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, यानी राष्ट्र राज्य की राजतंत्रीय राज्य का उदय हो रहा था और इसी की औचित्य स्थापित करने के लिए यह सिद्धांत हमारे सामने आया। एक सशक्त मजबूत राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना के लिए 2 तरह के विचारों का खंडन आवश्यक था। उस समय 16वीं शताब्दी में एक मजबूत राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना के लिए 2 तरह के विचारों का खंडन आवश्यक था और इनका खंडन करने से ही संप्रभु की अवधारणा का विकास होने लगा। एक तो यह था कि पोप की सत्ता राष्ट्र राज्यों की अधिपति के ऊपर होती थी। उस वक्त मध्यकाल में पोप की सत्ता है जो राष्ट्र राज्यों की अधिपति के ऊपर होती थी। दूसरी बात यह थी कि राज्य के भीतर सामंत, सरदार, स्वशासी नगरों, स्वायत्त औद्योगिक श्रेणियों की अपनी अपनी शक्तियां नरपति की शक्तियों को कुछ हद तक सीमित कर देती थी। ये 2 विचार है जो उस वक्त प्रचलित थे, लेकिन इनका खंडन किया गया। इन दोनों मान्यताओं का खंडन करने के लिए प्रभुसत्ता का विचार सबसे उपयुक्त था। यानी इन दोनों धारणाओं को खंडन कैसे करेंगे,
तो इन धारणाओं को खंडन करने के लिए संप्रभुता का विचार उस वक्त सामने आया। आगे चलते हैं। फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय होने लगा और ज्यां बोदा ने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिका, जिसका पूरा नाम 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका के अंतर्गत राज्य को परिवारों और उसकी मिलीजुली संपदा का एक ऐसा संगठन बताया जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। जीन बोदा ने अपनी इस पुस्तक में कहा कि राज्य है जो राज्य को उन्होंने परिवारों और उनकी मिलीजुली संपदा का एक ऐसा संगठन बताया जहां पर एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। उसने प्रभुसत्ता की एक परिभाषा दी जीन बोदा ने कि यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों के बंधनों से नहीं बंधी होती है। जीन बोदा प्रभुसत्ता की परिभाषा देता है संप्रभुता की, तो वो कहता है कि यह नागरिकों के और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, उसका संकेत देती है, जो कानूनों के बंधनों से नहीं बंधी है। तो यह परिभाषा जीन बोदा की है, इसे आप नोट करिएगा, क्योंकि कई बार यह परिभाषा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। आगे चलते हैं। संप्रभुता के संदर्भ में विद्वानों की प्रमुख परिभाषाएं। विलोबी ने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा को प्रकट करती है। विलोबी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा को प्रकट करती है। आगे बोदा की परिभाषा है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। यह जीन बोदा की परिभाषा है। तो इसका विकास क्रम की बात करें संप्रभुता की, सबसे पहले बोदा, उसके बाद हुगो ग्रोसियस, उसके बाद हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के विचारों में संप्रभुता का विचार सर्वोत्तम रूप से विकसित हुआ। सबसे पहले बोदा, उसके बाद हुगो ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के विचारों में संप्रभुता का विकास अपने चरम सीमा पर पहुंचा धीरे धीरे। आगे परिभाषा की बात करें, डुगवी की परिभाषा थी। उन्होंने कहा कि संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है। संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है। रूसो कहते हैं कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई। पॉपुलर सॉवरेंटी की बात रूसो करता है। रूसो को संप्रभुता के उच्च धर्मादेश के रूप में भी जाना जाता है। रूसो को संप्रभुता के उच्च धर्मादेश के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, ये फैक्ट आप नोट करिएगा। आगे जेलनेक की परिभाषा थी। जेलनेक ने क्या कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधा नहीं होता है। यानी प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधे नहीं है। यह जेलेनेक की परिभाषा है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रभुसत्ता का अर्थ, परिभाषा को समझने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। अगली वीडियो सीरीज में हम संप्रभुता के प्रतिपादक, उनकी विशेषताएं, बहुलवादी सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता, अद्वैतवादी सिद्धांत,
संप्रभुता के लक्षण और प्रकार एवं उसकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, एमसीक्यू के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।